हेलो। तो अब हम हमारा जो विद्युत का सफर है उसमें हम काफी आगे निकल चुके हैं और अब हमारा वक्त है कि हम उसका तीसरा पड़ाव भी बहुत ही ज्यादा सरलता से आगे निकाल दे, पार कर दे और हमारी जो चक्का गाड़ी है विद्युत की उसको हम एक स्टेशन पर पार्क कर दे, जिसका नाम होगा संभावित अंतर और प्रतिरोध। अब संभावित अंतर क्या है, प्रतिरोध क्या है, हम ये सब इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, इन दोनों का विद्युत से संबंध क्या है, ये सब हमारे अध्याय 12 में इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो लेसन है ये होने वाला है। तो मैं बोलूंगी कि आप अपने कान खोल लीजिए, अपनी कॉपी खोल लीजिए, अपने पेन का ढक्कन खोल लीजिए और बस मेरे साथ में पढ़ते जाइए ताकि हम आसानी से ये पड़ाव भी पार कर ले। अभी वक्त जाया नहीं करते, बिल्कुल फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं। विद्युत संभावित अंतर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विद्युत संभावित अंतर आखिर है क्या। इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में तभी चलते हैं जब विद्युत दबाव का अंतर होता है, जिससे संभावित अंतर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, कहा जाता है। मतलब कि मान लीजिए ये पेन मेरा चालक है या कंडक्टर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक तभी चलना शुरू करते हैं जब इन दोनों छोर पे एक विद्युत दबाव बने, विद्युत दबाव का अंतर हो। और जो ये विद्युत दबाव का अंतर होता है उस अंतर को हम संभावित अंतर कहते हैं। क्या है संभावित अंतर? विद्युत दबाव का वो अंतर जो कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर में चलाता है उसको हम बोलते हैं संभावित अंतर। हम एक परिपथ से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हम एक परिपथ से दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर को इस प्रकार परिभाषित करते हैं। किस प्रकार? देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखा है, एक एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के में किया गया कार्य। मतलब क्या हुआ इसका? एकांक आवेश मतलब मान लीजिए 1 कूलम्ब, एक कूलम्ब का आवेश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाता है, हम जब एक चीज को उठा के दूसरी जगह पे रखते हैं तो थोड़ा काम तो करते हैं, काम तो करना पड़ता है। तो ये जो एकांक आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो काम लगता है, जो कार्य लगता है, उसको हम बोलते हैं विद्युत संभावित अंतर। समझ आया विद्युत संभावित अंतर क्या है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जब लेके जाते हैं तो उसमें जो कार्य लगता है उसको हम बोलते हैं संभावित अंतर। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। संभावित अंतर का सूत्र और इकाई। संभावित अंतर क्या है? देखिए यहाँ पे संभावित अंतर है किया गया कार्य का भाग विद किसके साथ में? आवेश के साथ में। मतलब किया गया कार्य, कौन सा किया गया कार्य? एक आवेश को, एक आवेश मान लीजिए ये है आवेश, ठीक है, आवेश, उसको ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य लगता है वो कार्य है ये किया गया कार्य। और आवेश क्या है? ये जिसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाया जा रहा है। तो ये है हमारा सूत्र, ठीक है, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। क्या मतलब? संभावित अंतर इज इक्वल्स टू कार्य अपॉन आवेश। समझ आया इतना? ठीक है, बस हम भाग कर रहे हैं किसका? W का और Q का। क्यों? क्योंकि हमको उससे मिलता है संभावित अंतर। संभावित अंतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। याद है हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, तो ये होता है विद्युत का, ठीक है, और वोल्ट होता है संभावित अंतर का। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी 1 वोल्ट क्या है? जब एक कूलम्ब के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाया जाता है तब 1 जूल अगर कार्य लगता है
तो उससे जो संभावित अंतर उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट संभावित अंतर। कैसे? वोल्ट क्या होता है? W/Q। अभी हमने बोला कि कार्य कितना लगा? 1 जूल, और हमारा ये जो आवेश है वो कितना है? 1 कूलम, यानी कि ये है क्या? एकांक आवेश। ठीक है, 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम जूल, 1 जूल कार्य है, तो उससे हमको वोल्ट में क्या मिलता है? 1 वोल्ट। ये क्या है? संभावित अंतर। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र याद रखिएगा, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? हमने दिए तो देख लिया कि संभावित अंतर की इकाई क्या है, संभावित अंतर का सूत्र क्या है, लेकिन संभावित अंतर को हम मापेंगे कैसे? यही है, मापने के लिए हमारा जो यूज होता है घटक, उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा उन बिंदुओं के समानांतर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे के सेशंस में वो करने वाले हैं। कुछ वर्ड्स आपको शायद ना समझ आए, जैसे कि श्रेणी कार्य, समानांतर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे वो पढ़ने वाले हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। बस याद रखिए कि हमने यहाँ पे समानांतर पढ़ा था, समानांतर सुना था। वैसे ही हमने एमीटर के लिए सुना था, एमीटर के लिए सुना था हमने श्रृंखला, ठीक है, या फिर श्रेणार्थी। ठीक है, वो सारे जो शब्द हैं आप बस याद रखिए कि हमने यहाँ पे सुना था। हम आगे बिल्कुल इसके बारे में बात करेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वोल्ट मीटर हमेशा उन बिंदु, जैसे अगर 2 बिंदु है ए और बी, तो इसके बीच का हमको समानांतर निकालना है, तो वोल्ट मीटर हमेशा इन 2 बिंदुओं के बीच में लगा होता है, जिससे कि हमको संभावित अंतर मिल जाता है। कैसे संभावित अंतर? ये पॉइंट ए जो है, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का जो संभावित अंतर है, वो हमको ये माप कर बता देते हैं। समझ में आया ये वोल्ट मीटर कैसे काम करता है? जिन 2 बिंदुओं के बीच में आपको संभावित अंतर निकालना है, उसको हम समानांतर तरीके से वोल्ट मीटर से जोड़ देते हैं। वोल्ट मीटर हमेशा उन 2 बिंदुओं के बीच में रहता है जिसका संभावित अंतर हमको निकालना होता है। ठीक है, तो क्या कैसे मापा जाता है? ये 2 बिंदुओं के बीच में वोल्ट मीटर लगा लिया हमने, और बस वोल्ट मीटर हमको दे देगा उसका रीडिंग, उसका जो भी वैल्यू होगा। ठीक है, वोल्ट मीटर किस एसआई मात्रा में देगा हमको? वोल्ट के मात्रा में। क्यों? क्योंकि संभावित अंतर का होता है एसआई मात्रा वोल्ट। समझ आया? इतना समझ आया? वोल्ट मीटर क्या करता है? संभावित अंतर मापता है। कैसे मापता है? दोनों बिंदुओं के बीच में जब हम उसको समानांतर तरीके से जोड़ देते हैं, उस तरह से मापता है। समझ आया? अब आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, ये उदाहरण है, बहुत ही ज्यादा सरल है, आप बिल्कुल टेंशन ही मत लीजिए। तो हम इस उदाहरण को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला याद करते हैं। जो सूत्र था, सूत्र क्या था? V इज इक्वल्स टू W/Q। V क्या है? संभावित अंतर, ये क्या है? कार्य, और ये है आवेश। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें क्या है। 2 कूलम्ब आवेश, तो पहले लिख लेते हैं। हमारे को आवेश दे रखा है 2 कूलम्ब। ठीक है, अब क्या है? और 12 वोल्ट के संभावित अंतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य लगता है? मतलब इस 2 कूलम के आवेश को 12 वोल्ट का संभावित अंतर हमको दे रखा है, उसको ले जाने में हमको कितना कार्य लगता है। समझ आया? इसको बस हमको इस सूत्र में डाल देना है। तो हमको ये दे रखा है 12 वोल्ट, ये दे रखा है, हमको कार्य निकालना है। कार्य नहीं पता, बस हमको कार्य में लगाते थे क्वेश्चन मार्क, कार्य नहीं पता, कार्य निकालना है, और हमको दे रखा है आवेश। ठीक है, हम इसको इधर लेके जाएंगे, तो क्या निकला? 12 की गणना 2 निकला हमारे पास में 24 जूल। 24 जूल क्या है? कार्य। क्या पूछा था हमसे? कार्य। बस उत्तर निकल गया। उत्तर क्या है? 24 जूल। सरल था ना, बहुत ज्यादा इजी था। देखिए, बस सूत्र में डालना है, और बाकी सब हमको पता था। वोल्ट हमको पता था, हमको संभावित अंतर पता था हमको, और हमको आवेश भी पता था। बस हमको क्या निकालना था?
कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रश्न 1, उस उपकरण का नाम बताइए जो एक चालक में समान संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। कोई दिक्कत नहीं है। उस उपकरण का नाम है सेल या फिर बैटरी। सेल या फिर बैटरी क्या करता है? सेल या फिर बैटरी एक चालक के समान संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। समझ आया इतना? क्या मदद करता है? सेल या फिर बैटरी एक किसी चालक में समान संभावित अंतर बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, इतना समझ आया? आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न, यह कहने का क्या अर्थ है कि दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर 1 वोल्ट है? ठीक है, बहुत ही इजी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज्यादा सरल है। इसका मतलब क्या है कि संभावित अंतर 1 वोल्ट है। मतलब एकांक आवेश, मतलब 1 कूलम के आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने पे 1 जूल कार्य होता है, 1 जूल का कार्य होता है। ठीक है, उसका मतलब है कि संभावित अंतर 1 वोल्ट है। मतलब एक और बार बता देती हूँ, जो 1 कूलम का आवेश है उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने के लिए अगर कार्य 1 जूल का होता है, 1 कूलम का जो हमारा आवेश है 1 जूल का कार्य होता है, तो उसको हम जब ले जाते हैं तो संभावित अंतर क्या बनता है? 1 वोल्ट। कैसे? आपको सूत्र याद है, V इज इक्वल्स टू W/Q। तो V 1 वोल्ट कब होगा? जब W 1 जूल कार्य होगा और यहाँ पे 1 कूलम आवेश होगा। ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? 1 वोल्ट संभावित अंतर। समझ आया इतना? अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 में क्या है, अब देखते हैं। प्रश्न 3 में 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश की कितनी ऊर्जा दी जाती है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वोल्ट हमको दे रखा है 6। सबसे पहले तो सूत्र लिख देते हैं। वोल्ट हमको दे रखा है 6 वोल्ट और हमारे पास में क्या है? आवेश कैसे है? इन्होंने बोला है कि प्रत्येक कूलम मतलब एक कूलम का क्या होता है? आवेश 1 कूलम भी होता है ना। तो प्रत्येक कूलम तो हमको ये मिल गया। उन्होंने पूछा है कितनी ऊर्जा दी जाती है, मतलब कितना कार्य करा जाता है। तो बस हमारे पास में Q है, हमारे पास में V है, बस सूत्र में डाल दीजिए 6 इज इक्वल्स टू W/1 कूलम, इधर आ जाएगा। तो कार्य कितना हो गया? 6 जूल। बस यही है, कितनी ऊर्जा दी जाती है? 6 जूल। समझ आया? ये सब बस एक बार आपको सूत्र याद हो तो सब बहुत आसानी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम विद्युत परिपथ बनाते हैं तो हर वक्त हम लिख नहीं सकते। जैसे कि ऐसे अभी हमको फिर लिखना पड़ेगा कि देखिए मैंने बनाया तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा बैटरी, फिर यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा वोल्ट मीटर। ऐसे बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब हमको शब्दों का उपयोग करना पड़ता है हर जगह पर। तो हम क्या करते हैं? हम लोग प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, अभी सेल को ऐसे लिखते हैं, बैटरी को ऐसे लिखते हैं। खुला स्विच मतलब ऑफ, बंद स्विच मतलब ऑन, जुड़ा तार, वायर क्रॉसिंग, बल्ब, ये हम बहुत बार यूज करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। अवरोधक हम आगे पढ़ेंगे क्या है। परिवर्ती अवरोधक वो है, अवरोधक में एक वैल्यू होती है, ठीक है, मान लीजिए 1 या 2 जो भी वैल्यू है। परिवर्ती अवरोधक मतलब परिवर्तन हो सकता है, उसका बदल सकते हैं। तो इसमें हम लोग इसकी वैल्यू बदल सकते हैं, 2 3 4 कितनी भी कर सकते हैं। वो होता है परिवर्ती अवरोधक। एमीटर क्या होता है? विद्युत मापने वाला। और वोल्ट मीटर क्या होता है? संभावित अंतर मापने वाला।
समझ आया इतना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उस सिद्धांत का नाम बताइए जो इन उपकरणों को कामकाज को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब आपको सिद्धांत नहीं पता होगा इसलिए मैं आपको बताती हूँ। सिद्धांत है ओम का नियम। ओम का नियम, ठीक है। सिद्धांत है ओम का नियम। इसके अंदर हमारी क्या क्या चीजें साथ में आती है? इसमें आती है संभावित अंतर, इसमें आता है विद्युत धारा और इसमें आता है प्रतिरोध। ये तीनों जो हमारी वैल्यूज हैं, इन तीनों के साथ में हमारा बनता है ओम का नियम। आगे हम पढ़ते हैं कि ओम का नियम आखिर में है क्या। ओम के नियम पर प्रयोग। ओम का नियम सबसे ज्यादा प्रयोग होता है लैब में होता है, ठीक है। तो लैब में कैसे प्रयोग होता है? हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे टेबल तालिका बना लेते हैं, ठीक है। इस तालिका में क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि एक सेल यूज करेंगे तो हमारे पास में I1 विद्युत धारा आती है और V1 हमारे पास में आता है संभावित अंतर। ऐसे ही हमारे पास में 4 अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब इन सबको जब v को i के साथ में भाग करते हैं तो हमको मिलता है एक कांस्टेंट। हर बार सेम, चाहे आप कितने भी सेल क्या ऐड कर दो, आप कितने भी सेल हटा लो, हमेशा हमारे पास में एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। ये कांस्टेंट का एक नाम होता है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं और इसका एक वैल्यू होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम एक ग्राफ बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो कि संभावित अंतर को y एक्सिस पर रखकर और करंट यानी कि विद्युत धारा को x एक्सिस पे रख के जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो हमको हमेशा एक सीधी लाइन मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसके कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। ओम का नियम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ओम्स लॉ। किसी विद्युत परिपथ में दिए गए धातु के तार के सिरों के आर पार संभावित अंतर V उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है बेशर्ते उसका तापमान समान रहे। मतलब किसी भी विद्युत परिपथ मतलब सर्किट, उस परिपथ में जब हमारा संभावित अंतर मान लीजिए V है, वो उसके अंदर प्रवाहित धारा के हमेशा समानुपाती होता है। समानुपाती बोले तो जब V बढ़ता है तो I भी बढ़ता है, ठीक है। समझ आ गया इतना? लेकिन इसकी शर्तें क्या है कि जो हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा तापमान है, वो हमेशा समान रहे, वो कभी भी ना बदले। इतना समझ में आ गया? आगे देखते हैं कि इस क्या लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा V समानुपाती होता है I से। V है संभावित अंतर और I है विद्युत धारा, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने जैसे पहले बताया था, जब V और I का भाग होता है तो एक कांस्टेंट निकलता है, उस कांस्टेंट को हम R लिखते हैं। इसका नाम होता है प्रतिरोध, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं पता है प्रतिरोध क्या है, हम आगे पढ़ने वाले हैं वो। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस I को, अभी तो ऐसे है V/I = R, हम इसको ऊपर ले आ सकते हैं तो V = IR हो जाएगा। हम I को नीचे ले आएंगे तो R = V/I हो जाएगा। हम R को नीचे ले आएंगे और I को ऊपर ले आएंगे तो I = V/R हो जाएगा। ऐसे आप इसके साथ में खेल सकते हैं। लेकिन आपको समझ में आया ना ओम का नियम क्या है, कि जब हमारा संभावित अंतर होता है किसी परिपथ में तो उसका वो होता है समानुपाती उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा से, विद्युत धारा से। शर्तें क्या है कि तापमान जो है वो हमेशा समान रहे। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध वही है जिसको हम R से संबोधित करते हैं, ठीक है। R कैसे मिलता है? V/I, ठीक है। विभिन्न घटकों के लिए प्रवाह अलग है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? अलग अलग जो घटक होते हैं हमारे परिपथ के, उन सब में प्रवाह धारा अलग क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि उन सब घटकों में प्रतिरोध अलग होता है। तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति उसके प्रतिरोध के कारण मंद होती है। तो प्रतिरोध क्या हुआ? अगर कोई चालक है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आराम से अपना चल रहा है, लेकिन अगर उस चालक में क्षमता है कि वो रोक सके उस इलेक्ट्रॉन की गति को, उस गति
को मंद कर सके तो उसको बोलते हैं, उस क्षमता को बोलते हैं, उस मंद करने की क्षमता को बोलते हैं प्रतिरोध। समझ में आया प्रतिरोध क्या है? इलेक्ट्रॉन की गति को अगर कोई चालक क्षमता रखता है उसको मंद करने की, तो उस क्षमता को हम बोलते हैं प्रतिरोध। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कंडक्टर, प्रतिरोधक और इंसुलेटर। प्रतिरोधक को हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी दिए गए आकार का एक घटक जो कम प्रतिरोध प्रदान करता है वह एक अच्छा कंडक्टर है। मतलब अच्छा कंडक्टर ही हुआ ना, प्रतिरोध कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो मस्त अपने गति में चल रहे हैं, उनको कोई रोक ही नहीं रहा है, तो कम प्रतिरोध का मतलब होता है अच्छा कंडक्टर। ठीक है, आगे देखते हैं। समान आकार का मतलब मान लीजिए अगर इसका आकार ये है तो उसी आकार का एक घटक जो ज्यादा प्रतिरोध प्रदान करता है वह एक खराब कंडक्टर है। क्यों खराब है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कंडक्टर तो आराम से इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने देना चाहिए ना, लेकिन ये तो प्रतिरोध कर रहा है। ठीक है, प्रतिरोध प्रदान कर रहा है, वो तो रोक रहा है, उसकी गति को मंद कर रहा है। तो इसलिए जब प्रतिरोध ज्यादा होता है तो वो बन जाता है एक खराब कंडक्टर। समझ में आया? बहुत ही ज्यादा सरल चीज है। ठीक है, कम अगर प्रतिरोध हो तो अच्छा कंडक्टर, ज्यादा प्रतिरोध है तो खराब कंडक्टर। जिस चालक का कुछ अधिक प्रतिरोध होता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई चालक है और जिसका प्रतिरोध खराब कंडक्टर से भी ज्यादा है तो उसको हम बोल देंगे प्रतिरोधक। मतलब जिसका प्रतिरोध और भी ज्यादा है, खराब कंडक्टर से भी ज्यादा है, खराब कंडक्टर से भी ज्यादा वो प्रतिरोध प्रदान करता है तो उसको हम बोल देंगे प्रतिरोधक। ठीक है, एक ही आकार का एक इंसुलेटर और भी अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है। मतलब प्रतिरोधक के ही आकार का अगर कोई और सब्सटेंस और कोई धातु हमारा और भी ज्यादा इतना अधिक प्रतिरोध प्रदान करता है कि इलेक्ट्रॉन आगे थोड़ा सा भी नहीं बढ़ पाता है तो उसको हम बोलते हैं फिर इंसुलेटर। इतना समझ में आया? बहुत ही ज्यादा सरल था। सबसे कम प्रतिरोध वाला अच्छा कंडक्टर, उससे थोड़ा ज्यादा खराब कंडक्टर, उससे थोड़ा और ज्यादा बन जाएगा प्रतिरोधक, और जिसका सबसे ज्यादा होगा प्रतिरोध वो बन जाएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इतना समझ में आया? आज के इस सेशन के लिए इतना ही था। हम आगे और भी ज्यादा दिलचस्प चीजें पढ़ने वाले हैं, तो आप इन चीजों को रिवाइज करते रहिए ताकि आप पीछे का कुछ भी ना भूलें और हम आगे का भी पढ़ते रहे और बहुत ही ज्यादा सरलता से ये पूरा का पूरा अध्याय हम समाप्त कर दें।